नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रहे हैं भारत के उन किसानों की जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने का फैसला किया है और इसी के साथ ट्रंप की जो टैरिफ वॉर वाली जो नीति है इसका विरोध कर दिया है। वैसे आपको बता दें, यहां पर एक और बड़ी खबर मिल रही है और वो ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। यूएनजीए में 15 मिनट का एक स्लॉट रखा गया है, उनको भाषण देना है और उनसे ठीक 2-3 दिन पहले यानी 23 को भाषण होगा डोनाल्ड ट्रंप का। यहां पर जब नरेंद्र मोदी का विजिट होगा अमेरिका में तो वो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे और इस मुलाकात से पहले आपको यह भी समझना होगा कि यह मुलाकात तो 26 सितंबर को होगी। सोचिए, उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री चाइना भी जाएंगे। तो अगले 1 महीने में 1.5 महीने में देश में बहुत सारे बदलाव होने हैं, लेकिन इन सब के बीच ये जो ट्रेड वॉर छिड़ा और उसके बाद ट्रेड डील हो नहीं पाई क्योंकि ट्रंप चाहते थे एग्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हम अपना बाजार खोल दें उनके लिए, और नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर कहना था कि मैं किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करूंगा। अब ये सारी चीजें जब किसानों तक पहुंच रही हैं तो ये किसान भी आगे आ रहे हैं और इसी के साथ अपने प्रधानमंत्री का साथ दे रही हैं। पंकज जी, एक वो दौर भी हमने देखा है कि कृषि कानूनों पर कैसे कुछ किसानों ने विरोध दर्ज कराया था, आंदोलन किया था। हालांकि फिर बाद में तो उसमें और अलग अलग पेच निकलकर सामने आए, लेकिन एक मुद्दा तो बना था ना कि किसान सरकार के खिलाफ हो गए हैं। अब यही किसान, देश के वही किसान ट्रंप टैरिफ वाली नीति के खिलाफ आकर नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। पूरी खबर बताइए, क्या है? खबर यह है कि कल देश भर के किसानों के अलग अलग संगठनों ने एक बैठक बुलाई और बैठक के बाद एक चिट्ठी जारी की गई। वो चिट्ठी मेरे पास है, आपको भेज दूंगा। उस चिट्ठी में मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया गया जिसमें मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में न झुकते हुए अपनी कृषि, डेयरी और फिशरीज यानी मछुआरे का मार्केट अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने से साफ इनकार कर दिया था। और किसान संगठनों का सारा बैठक भी हुआ, उसमें बयान भी जारी हुए। उसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही बुलाया गया था। एक तरफ यह हो रहा है कि भारत का किसान, भारत का मिडिल क्लास जो कि टैक्स भरता है, भारत का डेयरी उत्पादक जो किसान है वो, और मछली उत्पादक, ये सब भारत सरकार के सामने चट्टान की तरह उनके साथ जाकर खड़ा हो गया। दूसरी ओर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां देखी, तमाम, मैं आप नाम लीजिए और मैं उसकी कटिंग भेजूंगा जो कि भारत के बारे में वो लिख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की मैंने कटिंग आपको भेजी है। कटिंग्स चला भी रहे जी, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की भेजी है, रॉयटर की भेजी है, अल जजीरा की भेजी है, डीडब्ल्यू की भेजी है। ये सब भारत के किसानों के बारे में, भारत के मछुआरों के बारे में, भारत के डेयरी उत्पादक के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में नहीं छाप के हेडलाइंस इनकी क्या है पता है? क्या छाप रहे हैं? वो छाप रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की चोरी हो गई और जो लीडर ऑफ अपोजिशन उसको अरेस्ट कर लिया गया। और लैंग्वेज मैं देख रहा था, अल जजीरा और रॉयटर का लैंग्वेज यह है कि हिंदू नेशनलिस्ट लोगों ने अल्पसंख्यकों की जुबान बंद कराने के लिए राहुल गांधी को अरेस्ट किया है। ये इस तरह से लिख रहा है। ये सच्चाई है क्या? फिर मैं सोचता हूं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय जो अखबार है या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो भारत के बारे में इतना निगेटिव क्यों लिख रहा है? आपके मन में भी सवाल आया होगा। बिल्कुल, कि इन्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है और इन्हें क्या पता है, क्या सच्चाई पता है इन्हें? ये निगेटिव क्यों लिख रहे हैं? ये सारे मीडिया ग्रुप्स निगेटिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अमेरिका भी मोदी सरकार के खिलाफ हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार को समर्थन कर देंगे तो यही यशोगान लिखते हुए दिखेंगे। मतलब कि वर्ल्ड के मीडिया पे अमेरिका का अपना होल्ड है और अमेरिका जो चाहता है उस तरह की खबरें प्लांट करवाता है। आज अमेरिका चाहता है कि भारत में असंतोष, भारत में अराजकता, भारत में विपक्ष जो है वो कर रहा है, वो भारत में इलेक्शन रिगिंग के बारे में पूरी दुनिया में यह बात फैले, इसलिए सारी मीडिया की सुर्खियां वो है। उनको कोई मतलब नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यह फैसला कर लिया है कि उनको बताना है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना आई है वो रिग्ड इलेक्शन के कारण आई है, तो वो दुनिया भर में यही बात को प्रसारित करेंगे। कल को जाके अगर
अमेरिकी मीडिया को या अमेरिकी पोषित मीडिया को यह लगा कि इमरान खान रशिया के ज्यादा क्लोज जा रहे हैं, अमेरिका से दूर जा रहे हैं, तख्ता पलट करवाना है, तो वो साफ साफ लिखना शुरू कर देंगे कि जो इमरान खान जीते हैं वो फर्जी चुनाव से जीते हैं। यही भारत के साथ हो रहा है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है वो रिग्ड इलेक्शन के कारण बनी है, यहां वोट की चोरी हुई है, लोगों ने उनका साथ नहीं दिया है और इसलिए इस देश में तख्ता पलट जरूरी है, अराजकता जरूरी है। और फिर उनके नैरेटिव को यहां सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं अपने देश में। आप देख ही रहे हैं, एक एक बिंदु दर बिंदु यहां काउंटर किया जा रहा है, इसके बावजूद ही मान रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के एक नेता रजन्ना के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने कहा था कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो हमने किया है। कल एक और मिनिस्टर, इब्राहिम नाम है उनका, शायद पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सिद्धारमैया ग्रुप के हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने सिद्धारमैया के लिए 3000 बोगस वोट का इंतजाम किया। कल वो कह रहे हैं कांग्रेसी, बिहार में कम से कम 4-5 जिलों के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं, वो वीडियो बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जाकर देख लीजिएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं ये एसआईआर सही किया है और हमें पूरा लिस्ट सौंपा गया है, हम जानते हैं लोकल लोगों को, किसी में गड़बड़ी नहीं है। ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं, वापस मुद्दे पर लेकिन कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा इस चीज को। मैं किसानों के एंगल से समझना चाह रही हूं, मैं इसलिए समझना चाह रही हूं किसानों के एंगल से कि किसानों को भी तो बरगलाया गया था ना, किसानों तक भी तो ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई थी ना कि सारे राइट्स छिन जाएंगे तो फसल ढंग से नहीं बेच पाएंगे तो नुकसान होगा, और ये सारी चीजें प्रोपोगेट करने में विपक्षी दल के नेता या जो भी एजेंडा काम कर रहा था वो काम कर भी गया था। लेकिन शायद इस वाले केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा, अभी तो शुरुआत ही है ना। जैसे किसान आंदोलन जब स्टार्ट में हुआ था तो थोड़ी लगा था कि वो कौन है महिला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद, अरे वो लड़की जो कि ट्वीट करेगी भारत के किसानों के लिए। हाँ। आपने सोचा था कि ये पॉर्न स्टार सलमा हयात जो भारत के किसानों के लिए करेगी? कभी आपने सोचा था कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां आएंगी? रेहाना, ग्रेटा थर्नबर्ग, ये सबको भारत के किसानों से क्या लेना देना? लेकिन किया था कि नहीं ट्वीट? अब फिर होगा। भारत में चुनाव चोरी से लड़े जा रहे हैं, चोरी से जीत जा रहे हैं। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े लोग उस इकोसिस्टम के ये ट्वीट करेंगे। अभी तो शुरुआत है। अभी तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कन्हैया कुमार ने घोषणा की है कल ही कि कांग्रेसी हर मुख्यालय पर मशाल जुलूस निकालेंगे, और ये चीजें बढ़ते बढ़ते स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, और ये चीज बढ़ते बढ़ते कहां तक जानी है पता है? कल कन्हैया कुमार की पीसी आपने नहीं सुनी? वो कह रहे हैं कि हम चुनाव अधिकारियों का घेराव करेंगे, उनको काम नहीं करने देंगे, मतलब वी विल हाईजैक देम। ये बताया जा रहा है। ये अराजकता नहीं तो और क्या है कि आप सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को चुनाव से जुड़ा हुआ काम नहीं करने देंगे। इससे दुखद क्या हो सकता है? और वो आदमी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे बता रहा है, बताइए, कि हम मुख्यालय पर कब्जा कर लेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। और कितना लोकतंत्र जहां बोलने की आजादी आप धमकी दे रहे हैं खुलेआम। एक और मैं बात बताऊंगा कि अभी कोई चुनाव हुआ नहीं, चुनाव 1.5 साल पहले हुआ, लोकसभा का चुनाव। जब ट्रंप के साथ टैरिफ को लेकर विवाद हुआ तभी ये क्यों यहां पर इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है? चाहते तो साल भर तक ये क्यों सोए हुए थे? कोइंसिडेंट है। अभी आपको शायद पता नहीं है कि कुछ दिनों पहले हमारे राजकुमार कहीं किसी अज्ञात देश में गए थे, फिर आए थे और एसआईआर का पूरा नैरेटिव को बदलकर वोट चोरी का नैरेटिव में ये कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, क्योंकि एसआईआर में ये कहीं टिक नहीं पा रहे थे। ठीक है। अब वोट चोरी कर रहे हैं। ये कोई भी घटना अलग घटना नहीं है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इनका प्लान क्या है मैं आज आपके सामने खुलासा करता हूं। 14 अगस्त को ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं हर जिला मुख्यालय में। उसके बाद ये प्रदर्शन करेंगे, ये गांव गांव जाकर लोगों को ये बताएंगे तुम्हारा लाइन में खड़ा रहने का कोई मतलब नहीं है, ये तो चोरी करके जीत जाता है, इसलिए तुम वोट नहीं दो। इनका असली मकसद यह है कि जो गांव का गरीब, किसान, आदिवासी, जिसको बारे में नहीं है ना, उसकी विरक्ति हो जाए, भारत के लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है वो डिग जाए, फिर इनका काम बन जाएगा। क्योंकि जिस दिन इस देश का गरीब, ठीक है, मुझे एक चीज समझनी है। ये जो हमने कल भी कुछ तस्वीरों की बात की थी, भाई जब चुनाव आयोग आपसे आपत्तियां मांग रहा है तो आप उनको अपनी आपत्ति नहीं दर्ज करा रहे हैं, लेकिन आप सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
ये जो बिल्कुल। विदेशी मीडिया छाप रहा है भारत के बारे में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में जितनी हाइलाइट्स इन्हें मिल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है या मतलब मैं कंफ्यूज हूं कि ये षड्यंत्र अब सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं रह गया बल्कि भारत के खिलाफ नजर आता है? ये डीप स्टेट का, डीप स्टेट इसी तरह काम करता है। वो जो डीप स्टेट सुने हैं ना, वो इसी तरह काम करता है। वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पहले किसी देश की छवि खराब करे, जैसे सद्दाम हुसैन को हटाना है तो सबसे पहले दुनिया भर में इस बात को प्रचारित करेगा कि सद्दाम हुसैन तानाशाह है, वो अपने यहां के लोगों को सताता है। अगर उसे मुअम्मर गद्दाफी को हटाना होगा तो पूरे दुनिया में मुअम्मर गद्दाफी अय्याश है, उसके हरम में 200 रानियां हैं और वो सोने चांदी में खाता है। यही सब प्रचारित किया। किसने जाके देखा भाई कि सद्दाम हुसैन तानाशाह है कि नहीं? वो तो अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा था। जब अरब स्प्रिंग करना है मिस्र के तहरीर स्क्वायर पे, जब लोगों को इकट्ठा करना था तो फेसबुक के माध्यम से यही बताया गया ना कि उस देश में लोकतंत्र की मांग के लिए कर रहे हैं। अच्छे अच्छे नेताओं को इन्होंने इसी तरह अपदस्थ किया है, तख्ता पलट किया है। यह अमेरिकन डीप स्टेट का काम है और अमेरिकन डीप स्टेट से माफ कीजिएगा, इस देश के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी, वो वहां से इशारा करता है, ये उसी की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। और देखिए ना, जनतांत्रिक प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है। सोचिए ना, कितने दिन से संसद नहीं चलने दी जा रही है, कोई मुद्दा उठता है हंगामा करने लग जाते हैं, बाहर हंगामा अंदर हंगामा। कल क्या कर रहे थे पता है? कल संसद चल रही थी तो ये कागज का तीर बना के ये जो गोगोई है वो स्पीकर की तरफ ऐसे करके फेंक रहा था। अब ये बताइए तरीका। अच्छा, आपको अभी यकीन नहीं है, इस देश में घटना हुई थी कि एक दो लड़के आए थे, उन्होंने संसद में स्मोक बम फेंका था, याद है आपको? बिल्कुल याद है, एक लड़की स्मोक बम फेंका था। अरेस्ट की गई थी। हाँ, ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा था, संसदों की सुरक्षा के लिए खतरा था। राहुल गांधी ने क्या कहा कि वो तो भगत सिंह, मतलब कि जो संसद के अंदर, मान लिया कि उसने स्मोक बम फेंका, वो असली बम भी फेंक सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फेंक सकता था कि नहीं? वैसे लोगों को अरेस्टिंग होनी चाहिए कि उन्हें भगत सिंह बताना? यही अराजकता है। हर चीज जो देश के सिस्टम के डिस्टर्ब कर रहा हो, खराब है। अराजकता कहते किसको है? कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को काम नहीं करने देंगे, उनका घेराव कर लेंगे। संसद में जो बम फेंक रहा है उसका हम समर्थन करेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे, कल को जाकर जो हिंसा कर रहा है उसके साथ बैठ जाएंगे। जो ग्रेटा था वो थंडरबर्ग या फिर जो इस तरह के है उन लोगों का साथ देंगे। हम जब विदेश जाएंगे तो ऐसे लोगों से मिलेंगे जो तख्ता पलट के लिए जाने जाते हैं। हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो उत्तर भारत की राजनीति को खराब बताएंगे। हम भाषा के नाम पे विवाद पैदा करेंगे, हम जातिगत विभेद पैदा करेंगे। हम जाके विदेश में यह कहेंगे कि सिखों को भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं दी जाती। यह सच्चाई था क्या इस देश में सिखों को सचमुच पगड़ी और कड़ा नहीं पहनने दिया था? लेकिन ये इन्होंने कहा है, ये बात प्रॉपर झूठ है, ये तो सरासर झूठ है। ये झूठ है, ये आप बोल रहे हैं ना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो यही छप रहा है कि भारत में सिखों को कड़ा पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं दी जाती। तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने डीप स्टेट का जिक्र किया। डीप स्टेट भारत को इसलिए तोड़ने की कोशिश में है क्योंकि हम सैन्य तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है हर तरह से, इसीलिए शायद। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, भारत में जब भी कोई मजबूत सरकार बनी, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, बिल्कुल उसके खिलाफ भी एक्टिव था ये डीप स्टेट। ये मोदी आज बने हैं, ये मजबूत। जब भी इस देश में कोई मजबूत सरकार बनेगी, कोई नेशनलिस्ट सरकार बनेगी जो कि देश को आगे ले जाएगी, तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां चाहेंगी कि इस देश को बर्बाद करें। उसमें टूल्स के रूप में कौन इस्तेमाल होते हैं मुझे नहीं पता। उस वक्त कहा जाता था कि मोरारजी देसाई ने रॉ के सारे एजेंट्स को ये कर दिया था, खतरे में डाल दिया था। यहां रॉ का जो दफ्तर था उसका बिजली पानी बंद कर दिया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ जब वो जीत कर आए थे। और आज जो वर्तमान विपक्ष है वही काम कर रहा है। मैं किसी पार्टी का तो नाम ही नहीं ले रहा हूं। बात यह है कि जब जब इस देश में कोई मजबूत सरकार बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें होंगी उस देश को कमजोर, उस सरकार को कमजोर करने के लिए। जो आपके दुश्मन है, जो आपका राइवल है, वो हमेशा चाहेगा कि यहां खिचड़ी सरकार रहे, जो कोई डिसीजन नहीं ले सके, जो पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रही हो। वो क्यों बर्दाश्त करने लगे कि आप डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट करने लगो, जबकि उनको पता है कि मेरा ही डिफेंस इक्विपमेंट्स तो अंत में खरीदेगा ना भारत, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो। वो क्यों चाहेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स में आप 80 देशों को फ्री में दवा भेज दो कोरोना के टाइम में, उनका बिलियंस का नुकसान कर दो, क्योंकि बीमारी पैदा उन्होंने की और बीमारी पैदा करके इलाज भी वही ढूंढ के दवा बेचते। और वो लॉबी कुछ ना कुछ तो करेगी ना।
लेकिन ये चल रहा है। देश के बाहर जो बैठे हैं, जो वो ताकतें बैठी हैं जो हमें कमजोर कर रही हैं, उनसे लड़ना एक तरफ, और जो देश के अंदर बैठी है उनसे लड़ना दूसरी तरफ, उनसे कैसे निपटेंगे? ये सरकार वो के जो लिए ताकतें हैं ना, जो विदेशी ताकतें आप बोल रहे हैं ना, वही तो कोशिश कर रही है इन ताकतों को। एनजीओ को फंड आता था, उस पर रोक लगा दी। तो क्या वो एनजीओ वाले क्या कर रहे हैं अभी? उनके पेट पे लात पड़ी, वो क्या कर रहे होंगे? मान लिया कि मैं एक एनजीओ चला रहा हूं, मेरा हर साल करोड़ों रुपए आ रहा है विदेश से, भारत सरकार आया मेरे एनजीओ पे वो करोड़ रुपए पे बैन लगा दे कि नहीं ले सकते, फिर मैं क्या करूंगा? मैं यही करूंगा, क्रांति, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। और पता है ये कितने हैं? ये कितने हैं? कितने एनजीओ होंगे? कितने? 2 लाख एनजीओ के विदेशी फंडिंग पे रोक लगी है। अगर 10-10 आदमी भी एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ होगा तो 20 लाख लोग सड़कों पे इस सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि माहौल कैसे बनाया जा रहा है। सही बात, ठीक है, ये चीजें समझेंगे। एक एक चीज बताइए, इस देश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना था, कुरनकुलन पावर प्लांट था। अमेरिका की ग्रीन पीस जो एनजीओ है वो पैसे लेके आंदोलन करवा रही थी, वहां के उदय कुमार नाम था। मोदी सरकार आई, वो आंदोलन बंद, वो प्लांट काम करने लगा, आज फुली फंक्शनल है। अब वो उदय कुमार क्या कर रहा होगा या ग्रीन पीस क्या कर रहा होगा जो पैसे देके आंदोलन कर रहा था? ठीक है पंकज जी, मुझे लगता है दर्शकों को बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो जिस तरीके से आपने इस चर्चा को सुना, अब आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कि आपको भी लगता है कि वास्तविकता यही है जो हमने आपको दिखाई या समझाई या कोशिश की समझाने की, जो देश में जो कुछ भी हो रहा है जिसे आपने इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश की? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।